अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेक्टर्स से रेलिवेंट कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस से हट कर हैं लेकिन बहुत मज़ेदार हैं। ये हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे हैं। आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्शनल स्केलर्स। ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, इसका थोड़ा सा हवाला मैंने दिया था लेक्चर के दौरान कि वेक्टर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्शन रखती हैं, मैग्नीट्यूड रखती हैं और यूनिट रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है, उनका यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो वेक्टर्स नहीं होते। और उसकी वजह मैंने बताई थी, वो वेक्टर अलजबरा को फॉलो नहीं करते। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल है करंट। करंट एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये एक वायर है, तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेट्स सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये देखें, इसकी डायरेक्शन भी है। करंट का यूनिट भी होता है एम्पियर्स के अंदर, और करंट का जो है उसकी वैल्यू भी होती है 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर या जो भी इसकी वैल्यू हो। लेकिन उसके बावजूद ये स्केलर है, तो इसको हम डायरेक्शनल स्केलर कह सकते हैं। ये एक नई टर्म है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके बाद अगली बात हम करते हैं, कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। ये चौथी टाइप है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। वेक्टर्स, स्केलर्स, डायरेक्शनल स्केलर्स और अब टेंसर्स की बात करेंगे। टेंसर्स कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी एक डायरेक्शन नहीं होती, इनकी बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं और हर डायरेक्शन में इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या इनकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होती है। इसकी फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हर एक्सिस पे डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट वैल्यू के साथ एक्ट करती है, और ख़ास तौर पर यह काम होता है एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स के अंदर। इसको हम फर्दर डिटेल के अंदर अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके बारे में सिर्फ इतना जान लें कि ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं और हर डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद अगली चीज़ है सूडो वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर्स। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो किसी रोटेशन से रेलिवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी चीज़ की रोटेशन के साथ रेलिवेंट है। जिस तरह दरवाज़ा खोल रहे हैं तो उसमें हम टॉर्क लगा रहे हैं तो दरवाज़ा खुल रहा है, तो ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है पोलर या ट्रू वेक्टर्स। पोलर या ट्रू वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो किसी लीनियर मोशन के साथ रेलिवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी जो है ये एक ट्रू वेक्टर है, या इसको हम पोलर वेक्टर भी कहते हैं। इसके अंदर एक कोई भी चीज़ है, उसकी एक इनिशियल पॉइंट होता है और वो एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है, तो ये पोलर वेक्टर्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट अगली टाइप पे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे? को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, या यूँ कह लें जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। फॉर एग्जांपल ये दोनों वेक्टर्स जो मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। उसके बाद अगली बात हम करेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका टर्मिनल यानी इनका एंड वाला पॉइंट जो है वो सेम होता है, जहाँ पे वो मिलते हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ये फॉर एग्जांपल को टर्मिनस वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था, उसको 3 नामों से पुकारा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसे कहते हैं, और उसका जो तीसरा नाम होता है वो है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छा एमसीक्यूज भी बन सकता है। इसको देखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई वेक्टर्स हैं वो प्लेन के अंदर नहीं है बल्कि स्पेस में चले गए हैं, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है वो प्लेन में है, दूसरा वेक्टर भी उसी प्लेन में है, तीसरा वेक्टर जो है वो थर्ड एक्सिस के ऊपर चला गया या स्पेस के अंदर चला गया, तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो याद रखिएगा कभी भी उनका आंसर
ज़ीरो नहीं आ सकता। ये बड़ी अहम बात है, उनका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। जो एक प्लेन के अंदर वेक्टर्स हैं उनका आंसर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ज़ीरो आ सकता है, लेकिन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स का सम, उनका रिजल्टेंट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वैसे वेक्टर्स का सम तो नल होता है, अगर ज़ीरो भी होना हो उसको हम नल कहते हैं, ज़ीरो नहीं कहते, नल वेक्टर कहते हैं। उसके बाद अगली बात हम चलते हैं वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। याद रखिएगा, जिस तरह फोर्स है या एक्सेलरेशन है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एक जैसी हों, हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं और उन्हीं को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फोर्स की और वेलोसिटी की। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते या इनको हम ऐड नहीं कर सकते। इनको हम ऐड भी नहीं कर सकते, इनको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो हमें पता चला कि अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते या उनको हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते। ऐड होती हैं, ऐसे वेक्टर्स ऐड होते हैं जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी से रेलिवेंट हों। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी के 2-3 वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट के हैं, एक्सेलरेशन के हैं, फोर्स के हैं, उनको हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है वेक्टर डिवीजन। याद रखिएगा, वेक्टर डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। वेक्टर डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए आपने कहीं पे वेक्टर डिवीजन जो है वो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर नहीं देखी होगी। नेक्स्ट हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, हालांकि इसका नाम यूनिट वेक्टर है लेकिन इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। उसके अलावा इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और तीसरी बात इसमें जो काबिल ज़िक्र है कि एक क्वांटिटी है, आप उसका एक वेक्टर है, लेट्स सपोज वेलोसिटी एक वेक्टर है, आप उसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो वेलोसिटी और उसका यूनिट वेक्टर एक जैसी क्वांटिटी नहीं है, वो कोई और चीज़ बन जाती है, वो वेलोसिटी नहीं रहती। यानी किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि एक वेक्टर है, अगर हम उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं तो वो वही वाली फिजिकल क्वांटिटी नहीं रहती, वो कोई और चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बात की थी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर एक जैसी चीज़ें नहीं हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो देखते हैं। अगर देखा जाए ए वेक्टर बी के अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, हम लेट्स सपोज इसमें से -3 को कॉमन ले लेते हैं। तो -3 इसमें से जब कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर 2i बचता है और यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो ये बनेगा -3j और यहाँ भी माइनस आ जाएगा और 3 बाहर चला जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा k। तो अगर गौर किया जाए, ये 2i - 3j - k ये वेक्टर a बन चुका है। 2i - 3j - k ये वेक्टर a बन चुका है। अब हम ये लिख सकते हैं कि b वेक्टर इज इक्वल टू -3 ऑफ a वेक्टर, यानी हम ये कह सकते हैं कि b वेक्टर और a वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल हैं क्योंकि इसके साथ माइनस आया, यानी इन दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस है। जबकि दूसरी चीज़ ये यहाँ से साबित हो रही है कि जो बी वेक्टर है वो 3 गुना बड़ा है मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर से, यानी ए वेक्टर छोटा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो बी बनता है। इसका मतलब बी वेक्टर बड़ा है और ए वेक्टर छोटा है उससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, उस वेक्टर को हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वेक्टर गिवन है, आपको पता है वेक्टर जो है वो i, j और k की फॉर्म में गिवन है, यानी वो x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में भी है और z एक्सिस में भी है, यानी वो स्पेस में मौजूद है। अब हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का हमने जो फार्मूला पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर देखा जाए हमारे पास वेक्टर मौजूद है लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड मौजूद नहीं है, तो अब हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं।
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो याद रखिएगा उसके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट्स हैं उनका स्क्वायर करके उनका सम लेना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है। यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा 4 + 9 + 4 17 स्क्वायर रूट। ये मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर की। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा 2i + 3j + 2k ओवर 17 स्क्वायर रूट। जबकि इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम वेक्टर एडिशन की बात करेंगे। वेक्टर एडिशन के 2 रूल्स हैं। वेक्टर एडिशन को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के साथ भी किया जा सकता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के साथ भी किया जा सकता है। जबकि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। उसके अंदर इस तरीके से कोई 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, यानी पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे की टेल रखेंगे और फिर पहले की टेल को आखिरी के हेड के मिलाने से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि दूसरा रूल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसके अंदर अगर देखा जाए, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है, याद रखिएगा ये जो कोटर्मियस और को इनिशियल वेक्टर्स हैं सिर्फ उनके लिए वैलिड है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो या जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट 1 हो। सिर्फ उनके ऊपर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। इसका तरीका ये है, ये देखें फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसकी बिल्कुल इसके सामने सेम बी वेक्टर की तरह का एक और वेक्टर ड्रा करेंगे और ए वेक्टर की तरह का इधर ड्रा करेंगे और इसको इसके एंड पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया। ये कोटर्मियस या को इनिशियल वेक्टर्स के लिए वैलिड होता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल गुलेल, तो आपने देखी होगी, जब हम गुलेल के अंदर कोई चीज़ रख के उसको फेंकते हैं दूर, तो उसके अंदर वेक्टर एडिशन जो हो रही होती है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग होती है। इस गुलेल की दोनों साइडों पर जो टेंशन लग रही है वो है T1 एंड T2। तो यहाँ पर जो इन दोनों की रिजल्टेंट टेंशन मिलेगी उस पत्थर को, जो कि बड़ी स्पीड के साथ जाएगा, वो है T। तो यहाँ पर वो वेक्टर एडिशन जो हो रही है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंगली ही हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी हम मैग्नीट्यूड जो है इस तरीके से फाइंड करते हैं। ये जो तरीका है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया? देखें, एक वेक्टर है 2i + 3j, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको स्क्वायर करेंगे और जो वाई के अलॉन्ग है उनका स्क्वायर करेंगे और प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये जो तरीका कहाँ से आया, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक प्लेन है, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन याद रखिएगा ये एक्सिस की जो है एक्स एक्सिस कौन सा लेना है, इसको भी हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं और इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जब हम ग्राफिकली कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो हमने स्केल की सिलेक्शन करनी होती है। जैसा कि हमने वेक्टर वाले आर्टिकल में भी देखा था कि हमने कहा था जो वेक्टर की जो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, तो इसका ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन बताता है, जबकि ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ जो है अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल हमारी मैग्नीट्यूड है। ये बात हमने देखी थी। अब ये गिवन स्केल है, ये कैसे हमने चूज़ करना है, ये देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, इस पे स्केल हमने, लेट्स सपोज हम अगर किलोमीटरों की बात कर रहे हैं, हमने कोई लॉन्ग डिस्टेंस की बात करनी है, तो हम 1 सेंटीमीटर जो है ग्राफ के ऊपर उसको हम 10 किलोमीटर कह सकते हैं या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर भी कह सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने इतने डिस्टेंस को 1 कहा है, ठीक है जी। अब ये 2 है तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये 2 किलोमीटर भी हो सकता है या 2 मीटर भी हो सकता है या 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये हमने यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 पॉइंट ये हो गए, जबकि इसी तरीके से अब इसी जितना डिस्टेंस हमने इन दोनों के दरमियान रखा है उतना ही हम इस एक्सिस पे भी रखेंगे, इसमें फ़र्क नहीं आ सकता, ये फिक्स होता है। तो अब हमारे पास ये देखें 1 2 और 3, ये हमारे पास 3 पॉइंट इधर हो गए,
अब हम इस वेक्टर को ड्रा करते हैं। ग्राफिकली हम कैसे ड्रा करते हैं देखिएगा। यहाँ पर हम इसको पहले एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम जो है वो अपना वेक्टर ड्रा करेंगे। ये हमारा वेक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट हैं, जबकि वाई एक्सिस के लॉन्ग इसके 3 पॉइंट हैं। अब यहाँ पर हम ये जो वेक्टर ए है, अब इसकी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसकी मैग्नीट्यूड हमने कैसे लेनी है, तो अगर देखा जाए कि पैथागोरस थ्योरम अगर इस पे लगाएं हम, पैथागोरियन थ्योरम जो है, तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरियन थ्योरम बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर अगर हमने ये लेना है, इसकी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो हम कैसे लेंगे ये देखिएगा। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 2 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के। ये पैथागोरियन थ्योरम हमें कहता है कि बेस का स्क्वायर लें और परपेंडिकुलर का लें, उनको ऐड करें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जो ए की मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो आ गई 13 स्क्वायर रूट। तो ये देखा कि हम जो ये वाला तरीका यूज़ करते हैं ये बेसिकली पैथागोरियन थ्योरम से हमें मिला है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि अगर एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास वेक्टर है a इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4k, और हमने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन देखनी है y एक्सिस पर। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि y एक्सिस पे इस वेक्टर की बताएं वैल्यू कितनी है। देखें x एक्सिस पे तो इसकी वैल्यू है 3, z एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 4, y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी। याद रखें किसी भी वेक्टर में अगर एक कंपोनेंट मिसिंग है तो इसका मतलब है उस एक्सिस के लॉन्ग उसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम ये कहेंगे कि y एक्सिस यानी j यूनिट वेक्टर के लॉन्ग इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। ये थे वो कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स जो कि वेक्टर, स्केलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रेलिवेंट चीज़ें थी, जो कुछ अहम पॉइंट्स थे जो कि सिलेबस में शामिल नहीं थे, लेकिन हमने इनको स्टडी कर लिया। ये हमारे लिए नेक्स्ट काम आएंगे या किसी भी टेस्ट के अंदर हमारे लिए ये कारआमद साबित हो सकते हैं। खुदा हाफिज़।